कभी कभी अपराध की जो कहानियां सबसे सीधी लगती है ना, असल में वो उतनी सीधी होती नहीं है। सोचिए, दिन दहाड़े एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान में डकैती होती है, करोड़ों का सोना लुट जाता है, एक कर्मचारी को गोली भी लग जाती है। हाँ बिल्कुल, एक सनसनीखेज मामला। और पुलिस भी तेजी से काम करती है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। यहां तक तो लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल, लगता तो यही है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा ही मामला है जहां कहानी यहीं से पूरी तरह पलट जाती है। जी, आज हम बेगूसराय मंदिर ज्वेलर्स डकैती मामले की गहराई में जा रहे हैं। हमें इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मिली है जो सिर्फ घटना का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि हमें उस पहेली के बीचों बीच ले जाती है जो अदालत के अंदर बनी। अच्छा। ये रिपोर्ट उन अनकहे पहलुओं पर रोशनी डालती है जो अक्सर खबरों की सुर्खियों में, आप कह सकते हैं, खो जाते हैं। 1 करोड़ की लूट हुई, अदालत में जाकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हम उन गवाहियों और तथ्यों की परतें खोलेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले को एक रहस्य में बदल दिया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। पहले सीन सेट करते हैं। तारीख थी 21 दिसंबर 2023। समय दिन के करीब 12 बजे। जगह थी बेगूसराय का जीडी कॉलेज रोड, मतलब शहर का एक बहुत ही व्यस्त इलाका। जी। और यहीं पर है मंदिर ज्वेलर्स। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और तभी 5 नौजवान ग्राहक बनकर दुकान में घुसते हैं। और बस कुछ ही पलों में दुकान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? इन युवकों ने पिस्तौलें निकाली, स्टाफ को धमकाया और आनन फानन में लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात बैग में भर लिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और मामला सिर्फ लूटपाट तक ही नहीं रुका, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। जी। भागते हुए इन अपराधियों ने मनीष सिंह नाम के एक स्टाफ मेंबर को गोली मार दी। ओह। मतलब उनमें कानून का कोई डर नहीं था। शहर के बीचों बीच दिन के उजाले में गोलीबारी। जाहिर है इस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई और लोगों में एक डर का माहौल बन गया। बिल्कुल। पर यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी तो गायब हो जाते हैं और पुलिस उन्हें महीनों तक ढूंढती रहती है। बिल्कुल। के मुताबिक इस केस में पुलिस ने वाकई बहुत तेजी और मुस्तैदी दिखाई। हाँ, ये बात सही है। पुलिस की कार्रवाई वाकई में बहुत तेज थी। रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने इस मामले में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरफ शहर में दहशत थी, लेकिन दूसरी तरफ ये खबर राहत देने वाली थी कि चलो मुजरिम पकड़े गए। जी। और ये कोई लोकल चोर उचक्के नहीं थे, ये एक संगठित गिरोह लग रहा था, क्योंकि आरोपी अलग अलग जिलों से थे। अच्छा, कहाँ से थे? लक्ष्मण उर्फ विवेक कुमार मुजफ्फरपुर से था, लाल बाबू चौधरी भगवानपुर से, बाकी 4 छोटू कुमार शाह, संतोष शाह, कन्हैया सिंह और सुरेंद्र कुमार, ये सब समस्तीपुर जिले के अलग अलग कोनों से थे। मतलब ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। आरोपी सलाखों के पीछे थे और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। और चार्जशीट दाखिल होना एक बहुत बड़ा कदम होता है। इसका मतलब है कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें यकीन है कि अदालत में केस टिकेगा। सही। यहीं से मामला पुलिस के हाथ से निकलकर पूरी तरह न्यायपालिका के पाले में चला जाता है। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के पास एक बेहद मजबूत केस है। तो 6 आरोपी गिरफ्तार, चार्जशीट फाइल हो गई। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही है, किसी भी क्राइम थ्रिलर की तरह। बिल्कुल। लेकिन असल ड्रामा तो कोर्ट रूम में शुरू हुआ। मामला पहुंचा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत में। जी। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करने के लिए कुल 10 गवाह पेश किए और यहीं से इस केस की पूरी पटकथा ही बदल गई। ये वो पॉइंट है जहां ये केस एक सामान्य अपराध की कहानी से हटकर एक पहेली बन जाता है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। 1 मिनट, मतलब अभियोजन पक्ष के अपने ही गवाह मुकरने लगे? हाँ, और सिर्फ मुकरे नहीं, एक बेहद अजीब और चौंकाने वाले पैटर्न में मुकरे। पैटर्न में? हाँ, ऐसा नहीं था कि किसी एक गवाह की याददाश्त कमजोर हो गई या वो डर गया। ऐसा लग रहा था मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट पढ़कर भेजी गई हो। स्क्रिप्ट? मतलब आप कह रही हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था? चलिए सबसे पहले मुख्य गवाह की बात करते हैं। चंदन कुमार। ये न सिर्फ दुकान का स्टाफ था बल्कि इस मामले का सूचक भी था। अच्छा, सूचक यानी वो पहला इंसान जिसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। इनसे तो उम्मीद की जाती है कि वो सबसे मजबूत गवाह होंगे। बिल्कुल। लेकिन चंदन ने अदालत में कहा, मैंने आरोपियों को पीछे से भागते हुए देखा था, लेकिन कोर्ट में मौजूद इनमें से किसी को मैं नहीं पहचानता। क्या मतलब केस की बुनियाद रखने वाला शख्स ही मुकर गया? सीधा सीधा। ये तो बहुत अजीब है।
फिर क्या हुआ? फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। दुकान का एक और स्टाफ रवि कुमार गवाही देने आया। उसका बयान लगभग आप कह सकती हैं शब्दशः वही था। आरोपी को पीछे से भागते देखा, कोर्ट में उपस्थित आरोपित को नहीं पहचानता। अरे इसके बाद दिलीप सोनी, सुनील कुमार, सज्जन सा, त्रिवेणी महतो, एक के बाद एक सभी गवाहों ने यही राग अलापा। किसी ने भी नहीं पहचाना? किसी ने भी उन 6 लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया जिन्हें पुलिस ने महीनों की मेहनत के बाद पकड़ा था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस इंसान को गोली लगी, मनीष कुमार, उसने क्या कहा? वही तो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। बताइए। उसने अदालत में खड़े होकर कहा, मुझे गोली किसने मारी मैं नहीं पहचानता। तो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई हैरान रह गया होगा। मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं नहीं जानता। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? डर, पैसा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अभियोजन पदाधिकारी भी आश्चर्यचकित थे। जाहिर सी बात है, उनका तो पूरा केस ही डह गया। बिल्कुल। स्रोत की एक लाइन इस पूरी स्थिति को बयां करती है। सभी गवाह की गवाही का एक ही पैटर्न था। ये लाइन चीख चीख कर कह रही है कि ये महज एक संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जब पीड़ित ही कह दे कि वो अपराधी को नहीं पहचानता तो केस का क्या होगा? आमतौर पर ऐसे मामलों में सबसे पहला शक तो दबाव पर ही जाता है कि गवाहों को डराया धमकाया गया होगा। सही कहा आपने, ये एक स्वाभाविक अनुमान है। लेकिन इस केस की जो जानकारी हमारे पास है वो इस थ्योरी पर भी एक सवालिया निशान लगाती है। और जैसा हमने पहले बात की, ज्यादातर आरोपी भी बाहरी जिलों से थे। तो स्थानीय दबाव वाली बात यहाँ पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आरोपी और गवाह दोनों ही स्थानीय होते तो ये माना जा सकता था कि किसी लोकल दबंग ने मामले को रफा दफा करवा दिया। लेकिन यहाँ तो समीकरण ही अलग है। और यही इस मामले को एक गहरा रहस्य बना देता है। अब मैं आपको रिपोर्ट की कुछ ऐसी पंक्तियां बताती हूँ जो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर ये अटकल लगाई गई है कि गवाहों के बयान से स्पष्ट लगता है कि जैसे गवाह घटना में शामिल आरोपित को सजा दिलाने नहीं बल्कि रिहा कराने के मकसद से कोर्ट में गवाही देने आए हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब गवाह ही तरह से आरोपियों की तरफ से काम कर रहे थे। ऐसा ही प्रतीत होता है। रिपोर्ट में एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो बहुत कुछ कहता है। क्या लिखा है कि घटना के बाद एफआईआर तो हुई, लेकिन बाद में मामले की लिपापोती कर दी गई। लिपापोती मतलब कवर अप? जी, ये शब्द अपने आप में इशारा करता है कि सच को जानबूझकर दबाया गया। और शायद इसीलिए रिपोर्ट में उस राज का जिक्र है। बिल्कुल। रिपोर्ट की वो सबसे रहस्यमयी लाइन यही है, इस घटना में कुछ तो ऐसा था जो राज रह गया, वो राज आम लोगों तक आने नहीं दिया गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ सतह पर दिख रहा था उसके नीचे शायद कोई और ही कहानी चल रही थी। हो सकता है कि यह मामला सिर्फ 1 करोड़ के सोने की लूट का था ही नहीं। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो राज क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ पैसों का लेन देन था या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन कुछ संभावनाओं पर सोचा जा सकता है। एक तो ये कि एक बहुत बड़ी रकम देकर गवाहों की चुप्पी खरीद ली गई। मुमकिन है। जब गिरोह संगठित और पेशेवर होता है तो उनके पास इस तरह के मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। सही। दूसरा डर। भले ही आरोपी स्थानीय ना हो, लेकिन एक शक्तिशाली गिरोह कहीं से भी धमकी पहुंचा सकता है, खासकर जब हमारे देश में गवाहों की सुरक्षा का सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है। और तीसरी संभावना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है और ये लिपापोती और राज वाले एंगल से जुड़ती है। हो सकता है कि इस डकैती के तार किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति या नेटवर्क से जुड़े हों जिसका नाम सामने आने पर बड़ा भूचाल आ सकता था। अच्छा। शायद लूटा हुआ माल किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा था जिस तक कानून के हाथ पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे में पूरे मामले को ही दफन कर देना सबसे आसान रास्ता होता है। ये तो जब सारे गवाह मुकर गए, पीड़ित ने पहचानने से इनकार कर दिया और केस में सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य बचे, तो अदालत के पास क्या विकल्प था? कुछ भी नहीं। कानून सबूतों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। सही बात है। जब अभियोजन पक्ष अपने ही गवाहों के जरिए आरोपियों के खिलाफ एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया तो अदालत के हाथ बंधे हुए थे। जज सिर्फ वही फैसला दे सकते हैं जो सबूत और गवाही के आधार पर हो। और अंत में वही हुआ। सबूतों के अभाव में अदालत ने सभी 6 आरोपियों लक्ष्मण, लाल बाबू, छोटू, संतोष, कन्हैया और सुरेंद्र
को बरी कर दिया। जी सबके सब आजाद हो गए। बिल्कुल, मामला कानूनी तौर पर समाप्त हो गया और जैसा कि स्रोत अपनी अंतिम पंक्ति में कहता है, मामला समाप्त होते ही वो राज हमेशा के लिए दफन हो गया। तो एक सनसनीखेज डकैती, तेज पुलिस कार्रवाई, कई चश्मदीद गवाह और एक घायल पीड़ित, इन सबके बावजूद नतीजा सिफर रहा। 0। 1 करोड़ की लूट हुई, एक इंसान को गोली लगी और आखिर में कोई भी दोषी नहीं पाया गया। मतलब ये केस हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिल्कुल। कि इतनी बड़ी डकैती के बाद भी अगर मुजरिम साफ बचकर निकल जाते हैं तो आम आदमी इंसाफ के लिए कहां जाएगा? ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे सिस्टम के भीतर विश्वास और भय के संतुलन के बारे में एक कड़वा सच बताता है। ये दिखाता है कि अदालत का दरवाजा बंद होने के बाद भी बाहर की दुनिया का दबाव और पैसा अंदर के फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी केस का अंत गिरफ्तारी पर नहीं बल्कि अदालत के फैसले पर होता है।